आकाश यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सियासत इस वक्त एक ऐसे दरिया की तरह है जिसका बहाव एक ही समत में जरूर है, मगर इसके किनारों पर कई आवाजें गूंज रही हैं। कहीं इंतखाबी तारीखों पर सवाल उठ रहे हैं, कहीं शेड्यूल बदलने की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, तो कहीं जलसों की रौनकें अवामी फैसले का इंतजार कर रही हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पर कायम है, तो दूसरी जानिब सियासी जमातें अपनी अपनी दलील के साथ मैदान में मौजूद हैं। सरकारी मुलाजमीन की वोटिंग ने इंतखाबी सफर को एक नई रफ्तार दी है, जबकि हर जमात अवाम के दिल तक पहुंचने की कोशिशें करती भी नजर आती है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी मानसून का मौसम इस बार सिर्फ जमीन को सैराब नहीं कर रहा, बल्कि कई इलाकों के लिए आजमाइश भी बन चुका है। कहीं दरिया अपनी हदों को छूने लगे हैं, कहीं पहाड़ी रास्ते खतरे की घंटी बजा रहे हैं और कहीं सैलाबी रेले मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर करते नजर आते हैं। नाज़रीन, इदारे खबरदार कर रहे हैं, इंतजामिया तैयारियां कर रही है और शहरियों को एहतियात की तलकीन की जा रही है। सरहद पार अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों तक एक ही कहानी सुनाई दे रही है कि कुदरत का रुख बदलते देर नहीं लगती। ऐसे में हर कदम सोच समझ कर उठाना ही सबसे बड़ी हिफाजत बन सकता है। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात होगी भारत में नौजवानों की आवाज अब सिर्फ नारों तक महदूद नहीं रही, बल्कि एक ऐसी लहर बन चुकी है जो ऐवानों के दरवाजों तक जा पहुंची है। इम्तिहानात पर उठने वाले सवाल अब सिर्फ तलबा के नहीं, बल्कि पूरे निजाम की साख से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ सड़कों पर एहतजाज है, दूसरी जानिब भूख हड़ताल खामोश मगर गहरा पैगाम बनकर सामने आई है। लाखों नौजवान अपने मुस्तकबिल को महफूज देखना चाहते हैं और जवाबदेही का मुतालिबा कर रहे हैं। ऐसे में हर नारा, हर कदम और हर एहतजाज ये बता रहा है कि जब उम्मीदें इम्तिहान में पड़ जाएं तो आवाज़ें खुद रास्ता बना लेती हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारा साथ देंगे, जिनमें हमारे साथ मौजूद हैं तारिक सुमैर साहब और शकील करार। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अली इमरान और सरदार फिजान। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। इस वक्त प्रोग्राम का आगाज़ में तारिक सुमैर साहब आपसे करना चाह रही हूँ। सर, आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की तारीख करीब आते ही हम देख रहे हैं कि सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच चुकी हैं। तमाम तर सियासी जमातें, जितनी भी सियासी जमातें हैं, इस वक्त वो चाह रही हैं कि वही वहाँ से जीतें, लेकिन नून लीग ये सोच रही है कि जो GB इलेक्शन में हमसे गलतियाँ हो चुकी हैं वो दोबारा से ना दोहराई जाएँ और इस मरतबा अगर इलेक्शन होता है तो नून लीग ही मैदान जीत ले। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी शुक्रिया काशा। जैसा कि सबको पता है कि 27 जुलाई को इंतखाबात कराने का शेड्यूल जारी किया गया था। अब उसमें रद्द-बदल किया गया क्योंकि हुकूमत ये समझ रही है क्योंकि जो कलदम एक्शन कमेटी की जो काल है हड़ताल की या जो उनका एहतजाज है, उसके बायस इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस ज़रूरत होगी कि अलग अलग इलेक्शन करा लिए जाएं और ये पहला मौका होगा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन 3 मराइल में होंगे। हालांकि बल्दियाती इलेक्शन इससे पहले सुना था कि डिवीज़न वाइज कराए जाते थे सूबों में कि जी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से या बाकी इंतज़ामी मामलात की वजह से, तो वहाँ सूरत हाल अभी तक मामूल पर नहीं आई आज़ाद कश्मीर के अंदर। जो है इलेक्शन हो रहे हैं 27 जुलाई को जो पोलिंग होगी मीरपुर डिवीज़न में होगी, यानी मीरपुर डिवीज़न के अंदर जितने हल्के आते हैं वहाँ होगी। फिर 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न और साथ उनके 12 महाजरीन की नशिस्तें जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उन पे होंगे। 10 अगस्त को जो ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया है, सबसे इस वक्त वहाँ पे हालात ख़राब हैं, रावलाकोट जिसको पूंछ डिवीज़न कहा जाता है, वहाँ पर पोलिंग होगी। और जैसा आपने बताया कि इलेक्शन कैंपेन अरूज पे है। बिलावल भुट्टो जरदारी ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं। मियाँ नवाज शरीफ का आज जलसा है मुजफ्फराबाद में और मरीम नवाज भी जा रही हैं और राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम और क्या नाम है मरीम औरंगज़ेब साहिबा एडवांस में वहाँ पहुँची हुई हैं। तो कैंपेन बड़ी भरपूर जारी है। अगर कैंपेन किसी की आज तक मैंने अभी TV चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे उस जमात की नहीं देखी, IPP की, कि उनके वफाकी वज़ीर जो हैं अलीम साहब वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और सोशल मीडिया पे भी कैंपेन नज़र नहीं आई और वो क्लेम कर रहे हैं उनके लोग कि अगला वज़ीर आज़म हमारा होगा। नून लीग कह रही है हमारा होगा। शाह गुलाम कादर साहब मजबूत उम्मीदवार उनकी तरफ से उभर कर सामने आए हैं, कई और भी हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी यासीन जो उम्मीदवार के तौर पर आ रहे हैं। जो इस वक्त फैसल राठौर हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके हल्के में उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। उनकी पार्टी के कोई 12 काउंसलर और दीगर वो एक आज़ाद उम्मीदवार के साथ जा मिले हैं और वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं। वो मुझे बिलावल भुट्टो के साथ इलेक्शन कैंपेन में मीरपुर डिवीज़न में मैंने उन्हें स्टेज पे नहीं देखा उनके साथ, और मुजफ्फराबाद में जब बिलावल भुट्टो गए थे वो भी वहाँ पर नहीं थे।
असल बात है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है, इसका इल्ज़ाम तराशी जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं नून लीग पे डाल रहे हैं। एक ख्वाजा आसिफ के बयान का हवाला देते हैं कि उन्होंने कोई मुतनाज़ा बात की थी, उस हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन जो कलअदम एक्शन कमेटी को कलअदम किया गया, वो तो प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के नहीं किया, उसको ओन नहीं करते। शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर-ए-आज़म तारीफ़ करते हैं, कुछ वज़रा की क्लास लेने की कोशिश करते हैं। उस पर राना सनाउल्लाह ने बड़ा नरम अल्फाज में सियासी जवाब दिया था इनको कि भाई आप इस तरह की नफ़रत अंगेज़ तकरीरें ना करें, फिर आपने हमारे साथ ही बैठ के हुकूमत बनानी है ना। जीबी में इसी तरह की तकरीर बिलावल भुट्टो करते थे, फिर बिलाखिर हुकूमत नून लीग के साथ मिलकर बनाई और IPP के साथ मिलकर बनाई तनात हुकूमत। यहाँ भी मुझे जो मंजर नज़र आ रहा है इलेक्शन के बाद जो भी नताइज होंगे उस पर तो मैं अभी कोई पेशगोई करनी भी नहीं चाहिए हमें। मखलूत हुकूमत बनेगी, मखलूत हुकूमत बनेगी और एक पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म होगा, दूसरी बड़ी पार्टी का सदर बन जाएगा, एक कोई पार्टी में से स्पीकर बन जाएगा। इस तरीके से वजारतें आपस में। असल मामला है वहाँ के अवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको किस तरह दूर करना है, उनका मुतालबा है कि सर ये अलग से ये सवाल सर मैं आपसे कर लूँगी। इस वक्त शकील करार साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर अवामी मसाइल भी वहाँ पर हैं, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी ने जो वहाँ पर एहतजाज किया वो तमाम तर चीज़ें भी सर हमारे सामने, ऊपर से इलेक्शन भी सामने है और कुछ मुतालिबात भी अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से रखे गए थे, सो वो भी हमारे सामने हैं। अब कह रहे हैं कि 3 मराहिल में ये जो इलेक्शन होगा कश्मीर का ये होने जा रहा है, सो क्या कुछ नया हमें देखने को मिलेगा? कौन सी पार्टी जो है वो वहाँ पर लीड करेगी और वहाँ के खास तौर पर एक अहम सवाल कि वहाँ के अवाम इस वक्त किसको ट्रस्ट कर रहे हैं? देखिए आकाशा, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जो है वो अभी तक उसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी तो रावला कोर्ट और उसके गिरदोनवा में उसी तरह एहतजाज जारी है। गुज़िश्ता दिनों जो ओवरसीज़ कश्मीरों के रहनुमा हैं अब वो आए थे, उन्होंने ऐलान किया था कि वो उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है और वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इसी दौरान में जो रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की धमकी थी वो मौखर की गई थी। अब देखिए वहाँ के हालात आज़ाद कश्मीर के क्या हैं। सियासी हालात ये है कि मैं नहीं समझता कि इस सूरत हाल में इंतखाबात जो है वो 3 मरले में कराने की ज़रूरत थी। पहली बात तो है कि वहाँ पर देखें अपोजिशन तो है कोई नहीं, अपोजिशन जमात वहाँ है कोई नहीं है और वही पीपल्स पार्टी है, वही नून लीग है जो यहाँ मरकज़ में भी बैठी हुई है हुकूमत में और GB में भी यहाँ जाके बैठ गई है। GB में हुकूमत बना ली है पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून जन के साथ में है। यहाँ पर सूरत उसी तरह ही है सेम। तो यहाँ अपोजिशन थी नहीं तो फिर ये इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही क्या थी? उस पर पैसा भी इतना लग रहा है और हालात भी ख़राब हैं। देखिए इस वक्त पूरी तरह मुजफ्फराबाद और जो रावला कोर्ट है और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पर जो मज़ाहमत है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है। को उसमें वो ज़ोर नहीं रहा क्योंकि मरकज़ी क़यादत उसकी गिरफ़्तार हो चुकी हुई है और अभी भी वो नामालूम जगह पर है, कोई उनकी किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, कोई चीज़ें सामने नहीं आई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर मरलावार इलेक्शन करने की ज़रूरत थी। उसमें वो से जिसमें उज़र पेश किए जा रहे हैं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला था और फोर्सेस की ज़रूरत पड़ना थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इस वक्त जो वहाँ जो ठीक है मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी जो है वो अपने अपने तौर पर जलसे और बड़े दावे कर रही है। रावलपिंडी में भी जो कश्मीरी नशिस्तें हैं यहाँ पर भी डोर टू डोर कैंपेन मुस्लिम लीग नून ने शुरू की हुई है। ख़ास तौर पे मरियम औरंगज़ेब जो है वो काफ़ी एक्टिव हुई हुई है पाकिस्तान में भी और वहाँ पर भी। तो वो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है। आज उनका जलसा था वहाँ पे नकियाल में, जो मौसम ख़राब हुआ तो मुलतवी कर दिया गया, जबकि कल जलसा उनका मीरपुर में होना है और बाकी इन्होंने शेड्यूल देना है। तो मरलावार इलेक्शन कराने का जो है वो कोई इतना मेरा ख्याल फ़ायदा नज़र नहीं आएगा क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है आज़ाद कश्मीर के जस्टिस रिटायर्ड, उन्होंने इस बात का बाकायदा ऐलान किया है कि जो रिज़ल्ट होगा वो इलेक्शन वाले रोज़ ही जारी किया जाएगा, उसमें कोई ताख़ीर नहीं होगी। क्योंकि जो उन्होंने डिवीज़न वाइज इलेक्शन जो है वो करा रहे हैं, मीरपुर डिवीज़न है, पूंछ है या मुजफ्फराबाद है, तो उसका उन्होंने बाकायदा शेड्यूल भी दे दिया और कहा है कि जो रिज़ल्ट हैं उसमें ताख़ीर नहीं होगी, वो सेम डे रात तक जो है वो सरकारी तौर पर जारी कर दी जाएंगे। अब चूँकि वहाँ पर नेट शेड भी बंद है तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ से कोई इब्तदाई या गैर सरकारी नताइज जो है वो आ सकेंगे। सवाल वही उठ रहा है कि इंटरनेट बंद करने के बाद जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में इलेक्शन जो है पुरअमन तौर पर कैसे हो पाएंगे।
चाहे वो मरला बार ही क्यों ना हो रहे हो। और क्या समझते हैं सर, वहाँ पे अवाम जो है किसको ट्रस्ट करते हैं? देखिए, अवाम की राय तो अब इस इलेक्शन में सामने उस वक्त आएगी जब आपके वोटरों का तनासुब जो है सामने आएगा कि कितने % वोट कास्ट हुए हैं, और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अवाम की राय क्या है और अवाम का रुझान क्या है और वो इलेक्शन की तरफ कितने % जा रहे हैं। जो पार्टीज़ के कारकुन हैं, राय रास्त कारकुन हैं, वो तो वोट कास्ट करेंगे, लेकिन ये तो डिपेंड करता है हमेशा इलेक्शन जो है वो आम लोगों पे। आम लोग जिनका तो किसी पार्टी से अगर ताल्लुक नहीं भी है तो वो वोट कास्ट करते हैं और उनके जो वोट है उससे रिजल्ट चेंज होता है। पार्टी के अगर हाँ लेट्स सपोज किसी इलाके में 5,000, 10,000, 20,000 या 50,000 उसके वोटर है, तो असल तो वोटर वो होता है आम लोग, आम तबका। वो अगर वोट कास्ट करता है तो फिर उससे टर्न आउट जो है मुख्तलिफ होता है, उससे रिजल्ट भी मुख्तलिफ हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है। सरदार फैजान, आपकी तरफ आना चाहूंगी सर। 38 लाख वोटर्स हैं, 5 लाख नए वोटर्स जो है इस दफा अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो सर क्या समझते हैं, अब अवाम तो उसी को वोट कास्ट करेगी जो अवाम की बात करता हो, और अवामी मसाइल की अगर बात कर ली जाए तो क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी इस वक्त वहाँ पे सिर्फ अवामी मसाइल की बात करती है या अवाम की बात करती नजर आती है और वही इस इलेक्शन में जीतेगी? बहुत शुक्रिया मिस आकाशा। हमें तो सबसे पहले ये देखना होगा, जो इस वक्त जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। बिल्कुल। एक तो इसका नुकसान भी है। उस नुकसान को भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हम दुनिया के जो इलेक्शन हुए हैं इससे पहले जिन पार्टियों ने भी उसका बायकॉट किया है, अगर इराक की सुन्नी अरब को हम देखें 2005 में BNP, 2014 और 2024 बांग्लादेश में, इसी तरह वेनेजुएला में हमने 2018 में देखा कि उधर पार्टियों ने बायकॉट किया। इसी तरह पाकिस्तान में जो MRD बनी थी 1984 में, उन्होंने इलेक्शन के बायकॉट जो किया था तो ज़ियाउल हक के रेफरेंडम पे, तो उसके बाद जमात इस्लामी की मिसाल हमारे सामने है। तो इसका एक तो ये नुकसान है कि आप अपने जो मुखालिफ हरीफ हैं उनको आप एक खुला मैदान दे देते हैं। और इस टाइम पे जो इलेक्शन हमने GB में देखे या अभी आज़ाद कश्मीर में होने जा रहे हैं, इसको तो इलेक्शन कहेंगे, इसको सिर्फ बंदर बांटी समझते हैं कि मतलब पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के जो है कुछ सीटें हासिल कर लेंगी। बीच में अलीम खान की पार्टी भी शामिल है, तो ये तीनों जो है मिलके ही हुकूमत बना लेंगी। तारिक सुमैर साहब ने इस पे काफी अच्छी रोशनी भी इस पे डाल दी है कि ये एक मखलूत हुकूमत जो है ये लोग दोबारा बना लेंगे। इनको बैठ के मतलब तहरीक इंसाफ को बीच में शामिल करना चाहिए था। देखें, इस टाइम पे अभी खत भी लिखे गए हैं इलेक्शन कमिश्नर को कि आप इस पे जो ये 27 जुलाई का इलेक्शन है इसको थोड़ा सा डिले करें, क्योंकि इस टाइम पे हालात जो हैं वो इस तरीके के नहीं हैं। रावला कोर्ट के हालात देख लें कि वहाँ पे अभी भी ये तजाजी तहरीकें जो हैं वो जारी हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, बाजार बंद हैं, लोग सड़कों पे हैं। और ऐसे हालात में इलेक्शन तो हो जाएंगे लेकिन उसका फायदा जो है वो नहीं होगा। इस पर तहरीक इंसाफ ने जो मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, तहरीक इंसाफ का यही कहना है कि अब जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में ये लोग बल्दियाती इंतखाबात को डिले कर रहे हैं, उसकी एक वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि हमें इलेक्शन दोबारा हरवा दिया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में, और ये कहा जाएगा कि आप लोगों की गवर्नेंस जो है वो नाकाम रही है। तो यही पॉइंट लेके वो उनकी जो मीटिंग हुई थी उसमें यही कहा था कि मतलब आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन हमें हरवा दिया जाएगा, और उसकी मिसाल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ जोड़ दी जाएगी कि खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने इनको रिफ्यूज कर दिया। अब जो है इनकी गुड गवर्नेंस पे सवालात उठाए जाएंगे, और अब जो है आज़ाद कश्मीर के लोगों ने भी इनको वोट नहीं दिया। तो ये तमाम चीजें जो हैं मतलब देखनी पड़ती हैं कि सरदार फैजान क्या समझते हैं कि अगर सरदार फैजान क्या समझते हैं अगर PTI की जानिब से इस इलेक्शन का बायकॉट ना किया जाता तो हालात कुछ और होते PTI के लिए? अवाम PTI को ही वोट कास्ट करते हैं? देखें, अभी इसमें मेरे ख्याल से 45 के करीब कुछ सीटें हैं, तो 45 में अगर तहरीक इंसाफ ले अपोजिशन के साथ मिलके अपोजिशन लीडर या असेंबली के अंदर आपकी नुमाइंदगी जो है वो होना बहुत जरूरी है। आप देखें तहरीक इंसाफ की पूरे मुल्क में जो है मुख्तलिफ जगहों पे जितनी भी नुमाइंदगी है अपोजिशन में है, तो उनकी नुमाइंदगी तो है, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो वो रख सकते हैं। अगर ये लोग बिल्कुल इलेक्शन से ही बायकॉट करके असेंबली में ही वो मौजूद नहीं हैं, तो ये लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू किस जगह पे पेश करेंगे? तो ये तमाम चीजें जो हैं ये पार्टियों को नुकसान देती हैं, ये फायदा नहीं देती। आपको इस इलेक्शन करने चाहिए, चाहे वो आपको हराने
कोई आपको हरवाता है या आप जीतते हैं। कुछ सीटें तो आप जीत जाते, कुछ आजाद लोगों के साथ आप लोग मिलके कुछ हुकूमत पे कुछ आप प्रेशर बना सकते हैं। सर प्रेशर नहीं बन पाएगा इससे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फैजान साहब, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। और कोई भी जो बात, हम पीटीआई की बात नहीं करेंगे, कोई भी जो बात अगर किसी भी इलेक्शन का बायकॉट करती है तो जो उसका नुकसान होता है वो उसी सियासी जमात को होता है। अली इमरान साहब, पीटीआई नहीं है सर, आप लोगों ने इस चीज का बायकॉट कर दिया इस इलेक्शन का, तो कौन मार्का मारेगा, कौन मार्का मारता नजर आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। देखिए आकाशा, मैदान तो तब कोई मारेगा जब मैदान न्यूट्रल होगा, मैदान छोड़ा जाएगा। इस वक्त तो मैदान ना तो मैदान है तो ना कोई मारने वाला। इस वक्त आज़ाद कश्मीर की आवाम सड़कों पर है और एहतजाज जारी है, और एक्शन कमेटी जो है उसने सिर्फ अपना लॉन्ग मार्च जो है वो मौखर किया था 21 जुलाई तक। तो अब इसके बाद वो नई डेट देंगे और इस डेट के बाद आप देखेंगे कि फिर वो दोबारा सड़कों पर हो। तो ऐसे हालात में इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? जहां तक रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 2-3 इलेक्शन लड़के ये नतीजा अखज़ कर लिया है कि हमें इलेक्शन में जाने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि जब भी हम इलेक्शन में जाते हैं ना तो हमें कंपेन करने दी जाती है, ना हमें रैली जलसा जुलूस, ना ही हमें आजादाना तौर पर वहाँ तकरीरें करने दी जाती हैं। तो उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए था। और बड़ा अच्छा फैसला है पार्टी का कि उन्होंने सिलेक्शन का बाइकआउट किया और इलेक्शन जो है वो। सर आप नहीं समझते कि आपकी पार्टी को नुकसान होगा इससे? सर पहले ही बहुत ज्यादा पीटीआई का नुकसान हो चुका है। अच्छा, हमें पहले थोड़ा नुकसान दिया जा चुका है। अब जो मजीद आज़ाद कश्मीर के हमारे लोग हैं, नुमाइंदे हैं, उनको मजीद और हमने फिक्स करवाना है। हमारे लोगों को उठाया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। इलेक्शन में लोग को इलेक्शन बहुत बाहर आप नहीं लगाए दिए, कैंप तक नहीं लगाने दिया जाता हमें कि हम अपने वोटर्स को एक पर्ची बना के दे दें। तो उसके उस ऐसे इलेक्शन का हमें क्या फायदा जहां पर हमें ना तो कंपेन करने दी जाती है और ना ही हमें वहां पर किसी भी किस्म की कोई इंतखाबी जो मुहिम है उसकी आज़ादी है। तो बाकी रह गया इलेक्शन। आपको पता ही है कि तमाम सियासी जमातों ने ये बात लिख कर दे दी है कि अगर इलेक्शन को मौखर किया जाए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। लेकिन अगर अरबाब इख्तियार इस बात पर तवज्जो नहीं रखते क्यों, तो फिर इतनी प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत भी नहीं है आकाशा। आप बजाय इलेक्शन के सिलेक्शन कर लें। आपने जिन जिन लोगों को वहां पर एट द एंड ऑफ द डे जिताना है, आप उन्हीं लोगों को बता दें कि भाई ये लोग हैं, उनको नोटिफिकेशन दें, वो जाएं असेंबली में बैठे, आपके कहने के मुताबिक लेजिस्लेशन करें। आप नहीं तो क्या वहां के अवाम, सर वो तो एहतजाज हमने देख लिया, वहां के अवाम आसानी से इस चीज की इजाजत दे देंगे? उनसे पूछे वहाँ के अवाम क्या करेंगे? दोबारा रिपीट कीजिए। मैं कह रही हूँ कि अब वहाँ के अवाम का जो रवैया है वो सर हमने पहले ही देख लिया। तो क्या आप कह रहे हैं ना कि आसानी से जिसको भी सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट करके आगे भेज दें, वहाँ की जो अवाम है इस चीज का आसानी से इजाजत दे देगी आसानी से? आकाशा, आपने 8 फरवरी 2024 के बाद जो कुछ किया, क्या आवाम ने आपको इस बात की इजाजत दी थी कि आप ये करें? लेकिन आपने किया और उसके बाद मुल्क के जो हालात बने हैं वो आपके सामने। आज जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आज बलोचिस्तान का जो हाल है, KPK का, और उसके बाद कश्मीर का, और जो माशी इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो अगर आप वो अली इमरान साहब, आवाम से पूछता कौन है? मैं यही तो कह रहा हूँ कि आवाम से कौन पूछता है कि वो आपने पहले किया कि आवाम से पूछा। आज आवाम सरापा एहतजाज है। शकील करार साहब, आज मुल्क के जो हालात हैं, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी देखें और अभी जो जून के इन्होंने, चले आप बता दें अली इमरान साहब, ये बताएं कि जब आवाम भी नहीं पूछ सकते तो पूछ कौन सकता है? अल्लाह ही पूछ सकता है। आकाशा, पाकिस्तान के बारे में एक चीज आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हुकूमत जब बनती है ना तो वो 3 A होते हैं। अब मैं उसमें 3 A जो है उससे खुद ही नतीजा हासिल कर लीजिएगा। जब वो इकट्ठे होते तो हुकूमत बन जाती है। अब यहाँ पर जो हुकूमतें यहाँ पर आकाशा बनाई गई हैं आपके सामने हैं, और क्या वो हुकूमतें डिलीवर कर सकी हैं? क्या अगर वो हुकूमतें डिलीवर कर सकती या उन हुकूमतों में इतनी अहलियत होती तो आज ये पाकिस्तान के जो हालात थे, आज मौलाना फजल रहमान साहब जो बयान दे रहे हैं, आज जिस तरह बाकी पॉलिटिकल जमातों के अंदर जो हकीकी सियासी जमातें हैं उनके अंदर जो बेचैनी है वो ना होती। और ये जो सर जितना आपने हलवा बना दिया ना इन जमातों के लिए, PMLN के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए, अगर ऐसी बात होती, इतना ही हलवा होता तो हमें अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कश्मीर में नजर आ रहे होते या नवाज शरीफ साहब इस पर बात ना कर रहे होते। बहुत शुक्रिया सर, इस पर आपका पॉइंट आ चुका है। आपसे जब भी बात करो सर आप कहते हैं इलेक्शन का बायकॉट कर दिया, बहुत ही अच्छा कर दिया। इलेक्शन में जाने का फायदा ही क्या था, करने का फायदा ही क्या था, मुफाहमत का फायदा ही क्या है, या उसके साथ मुजामत करने का फायदा ही क्या है? मतलब फायदा सर कोई ना कोई तो होगा, तो आपको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा इन चीजों को। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। तारिक सुमैर साहब, एनडीएमए का मुल्क में 24 जुलाई तक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। सर, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हर साल सैलाब आता है पाकिस्तान में और शदीद नौयत का आता है। फिर यही जमातें होती हैं जो इक़्तिदार में बैठी हुई हैं, फिर यही बड़े बड़े दावे भी करती नज़र आती हैं, बड़े बड़े वादे भी करती नज़र आती हैं कि अगले साल तक हालात जो हैं बेहतर हो जाएंगे, अगले साल तक इस तरह का कोई सानिया जो है जो सैलाब की वजह से होगा वो चीज़ें जो हैं नहीं देखने को मिलेंगी, नहीं सुनने को मिलेंगी। लेकिन फिर साल आता है, फिर ये मानसून की बारिशें होती हैं, फिर हालात वहीं पर आके खड़े हो जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? शुक्रिया काशा। ये एक बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और हुकूमतें हैं, इसमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट सबका मिला के होता है। ये एनडीएमए और पीडीएमए बनाए इसीलिए गए थे कि ये अलर्ट जारी करने की हद तक नहीं थे कि सिर्फ एक अलर्ट जारी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दें। इसका रोकथाम करनी है, इसका सद्भाव करना है मुस्तकिल बुनियादों पे। एक तो होता है ना कोई ऐसी बारिश आ जाए, अभी तो उस तरह की बारिश हुई भी नहीं जो अभी इब्तदाई नुकसानात की इतलात पंजाब से आई हैं और खैबर पख्तूनख्वा से आई हैं और अभी मज़ीद बारिशों के इम्कानात हैं। तो फिर अभी इंडिया के अंदर जो बारिशें हुई हैं वहाँ से भी सैलाबी पानी आने का ख़दशात बढ़ गए हैं। तो हमारी तैयारी उस वक्त शुरू होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये एक ब्यूरोक्रेसी के लिए सैलाब एक कारोबार बन जाता है हर साल के अंदर, कि कोई थोड़े जी आएगी इमदाद आएगी, कोई फेडरल गवर्नमेंट से आएगी, प्रोविंस से आएगी, कोई बैरून मुल्क से आएगी, तो उसमें से वारदात की जाती है। मदद अमलन जिस तरीके से होनी चाहिए अवाम की। पिछले साल का सैलाब बहुत बड़ा सैलाब आया था पंजाब के अंदर, बहुत तबाही हुई थी और बड़ी तैयारियां की गई थी और चीफ मिनिस्टर भी मैदान में निकली थी, पूरी ब्यूरोक्रेसी निकली थी, कश्तियों में बैठ के विज़िट भी किए गए थे। लेकिन उस वक्त आपने थोड़ा बहुत हैंडल कर लिया। लेकिन होता है कि अगले साल की क्या तैयारी है, वो हमारी कोई तैयारी नहीं होती कि जो जहाँ बंद बांधने हैं, जहाँ कुछ आप किसी हद तक आप रुकावटें कर सकते हैं। पानी का रेला आता है तो वो नहीं देखता कि आगे क्या है जब हद से ज़्यादा होता है। लेकिन एक लिमिटेड आप उसमें नुकसानात, मुझे 92 का सैलाब भी याद आ रहा है, उसके 2010 के सैलाब भी याद आ रहे हैं, उसमें भी बड़ी तबाहियाँ हुई थी। लेकिन एक होता है कि वक्ती तौर पे हम बातें करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, फंड्स रिलीज़ करते हैं, लेकिन फंड्स वो 5-6 महीने बाद कहीं डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंचते हैं। उसके बाद जब तकसीम की बारी आती है, गरीब रो रहे होते हैं। अगर किसी किसान का 1 करोड़ का नुकसान हुआ है तो उसे कहते हैं ये जी 5 लाख रुपए ले लो, बस काफ़ी है। उस 5 लाख में से भी कुछ कमीशन खा लेते हैं अफसरान जो हैं, छोटे लेवल के एहलकार भी खा लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें मुस्तकिल प्लानिंग की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को चाहिए कि फौरी तौर पे इस पे मीटिंग करें, चारों चीफ मिनिस्टर्स को बुलाएं, चारों चीफ सेक्रेटरीज हों, एनडीएमए के जनरल साहब जो हैं वो भी हों, सारे बैठ के इस पे देखें कि इसका मुस्तकिल हल किस हद तक आप रोक सकते हैं। कुदरती आफात आती रहती हैं, वो एक अलग, लेकिन आप मिनिमम लॉसेस तो करें, होने दें होना, इतनी मेजर लॉसेस हों और उसमें फिर इतनी बड़ी तबाही आती है। जो खुराक के मसाइल होते हैं, गंदम का फसल कम हो जाती है, कहीं चावल जहाँ होता है उसकी कमी हो जाती है और गन्ने की कमी हो जाती है। तो फसलों का जो नुकसान होता है उस हवाले से हमारे पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है किसान के लिए। किसान वैसे ही रुल रहा है और पिस रहा है। बिजली की कीमतों की वजह से उसके बड़े मसाइल हैं। सोलर उन्होंने थोड़ा बहुत किसानों ने शुरू किया था, भी दारे आ जाते हैं। नहीं, सोलर शुरू किया था। सोलर पे भी एक ऐसी अजीबोगरीब पॉलिसी नाफिज कर दी है कि सोलर पे आपको वो जो किसान, मैंने कई किसानों को जानता हूँ अच्छे भले, वो उनका करोड़ रुपए का बिजली का बिल माहाना आता था। जब उन्होंने सोलर सिस्टम लगाया, थोड़े कंफर्टेबल हुए, तो वो नई पॉलिसी, तो पॉलिसियाँ होनी चाहिए 15-20 साल 25 साल के लिए। अब आपने मैशत को संभालना है, किसान को देखना है, और गुर्बत है, महंगाई है। महंगाई कैसे कंट्रोल होगी जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी? प्रोडक्शन आपकी बढ़ती नहीं, वो घटती जा रही है।
और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इशू आता है, उसमें भी अब चीनी माफिया क्या कह रहा है कि हमें बाहर से चीनी फ़रोख्त करने की इजाज़त दें। ये 2 साल पहले भी ये ड्रामा किया गया था और फिर चीनी की कीमत कहाँ पहुँचती है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए एक जामिया लाएअमल मुस्तकिल पॉलिसी कोई हुकूमत आए, ए आए, बी आए की हुकूमत आए, पॉलिसियाँ मुस्तकिल रखी जाएं इस तरह के इश्यूज़ के नहीं होने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपका पार्टी पे आ चुका है। आपने एनडीए में मतलब जो भी इदारे बनाए जाते हैं जिस भी हवाले से, उस हवाले से आपने बात की, सो इदारे से इसे परफॉर्म नहीं कर पाते। जो भी मसला है पाकिस्तान में उस पर कोई इदारा बना दिया जाता है, फिर समझ आती है, बल्कि समझ के आती है खुद ही बता देते हैं कि ये इदारे सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। फिर जब हम यहाँ पे बैठ के या हमारे जो अवाम है, फिर वो इदारे का फिर जो वो रोना रोया जाता है, वो भी अब रो रहे हैं शकील करार साहब। और उसके साथ साथ सर, हुकूमत जब सैलाब आते हैं, कोई भी कुदरती आफात जो हैं वो आती हैं, तो उस पर हुकूमत जो है फिर बड़े बड़े वादे भी करती है, दावे भी करती है। जब 2024 का सैलाब आया था तो वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने ऐलानात किए थे सर कि आपको 5-5 लाख, 10-10 लाख इस तरीके से आपको दिए जाएंगे, उसके बाद आपके घरों की तामीर करवा दी जाएगी। सर क्या यही हल है? इसके अलावा हमने डैम्स की तरफ नहीं जानी सर। हमारा असली दुश्मन भारत जो है वो भी हमारे सर पे खड़ा है, उसने भी आबी जारियत जो है वो भी जारी कर रखी है। इस पे क्या कहेंगे आप? आकाशा, देखें, पहले तो बात तो है कि जब ये बनाया गया था ना एनडीएम में, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो उसके बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हम पूरे मुल्क में जो कुदरती आफात है उनसे बचाव के लिए एक नेटवर्क, एक जाल बिछा देंगे। तो वो जाल सिर्फ इन्होंने अपना खाने पीने का ज़रूर बिछाया है और पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ अलर्ट जारी करने के अलावा इस एनडीएम की कारकर्दगी ज़ीरो है। कहीं पर कोई इन्होंने प्लान जारी नहीं किया, सिवाय इसके कि लोगों को अलर्ट करते हैं कि जी इस इलाके में बारिश है तो गयानी का ख़तरा है और स्लाइडिंग का ख़तरा है, तो लोग सफ़र ना करें। तो वो तो आम जो महकमा मौसमियात है वो डेली जारी करता रहता है। एनडीएम का क्या फ़ायदा? हमें कोई फ़ायदा नहीं है। किसी भी बड़े डिजास्टर में इनकी तरफ से क्या इकदाम किए गए हैं? कोई नहीं है, क्योंकि हर सूबे ने अपने अपने तौर पर डिपार्टमेंट्स कायम किए हुए हैं। रेस्क्यू के अदारे जैसे देख रहे बुनीर में आया और पूरा का पूरा गाँव जो है वो उस मलबे में दब गया, पूरा ख़ानदान उसमें तबाह हो गए। आप पिछले देखना चंद सालों से देखें पाकिस्तान में जो क्लाउड बर्स्ट है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल, ये 2 दिन रोज़ पहले भी जीबी के इलाके में हुआ है, इधर वादी नीलम के इलाके में हुआ है, तो उसने बहुत तबाही फैला दी है। वो क्लाउड बर्स्ट जिसको कोई पहाड़ उसके रास्ते में आ जाए, दरख्त आ जाए, सड़क पुल जो भी आए वो उसको बहा के ले जाता है। वो इतना ख़तरनाक जो है वो सैलाबी करेला आता है। तो ठीक है, कुदरती आफत से आप लड़ नहीं सकते, लेकिन आप मैक्सिमम एहतियात कर सकते हैं। हमारे अवाम भी तो बेवकूफ़ है कि अभी कल एक हादसा हुआ है आज़ाद कश्मीर में कि पूरी ये फैमिली जो है उसमें गाड़ी गिर गई दरिया में, कि इस मौसम में कि जब बार बार कहा जाता है कि आपने पहाड़ों की तरफ सफ़र नहीं करना, उसके बावजूद आप मरी का हाल जाके देखें तो मरी में गाड़ी ले जाने की इस वक्त पोजीशन नहीं है। लोग जो है वो बिल्कुल किसी चीज़ का एहतियात नहीं कर रहे हैं। कल भी मरी एक्सप्रेस पर सैकड़ों जो है वो गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी कि जाने का रास्ता बंद हो चुका था। तो लोग भी एहतियात नहीं करते और ऐसे इलाकों की तरफ जहाँ पहले से खतरात मौजूद होते हैं, जहाँ स्लाइडिंग जो है किसी वक्त भी हो सकती है, लैंड स्लाइडिंग, और बारिशों में तो उसके खतरात 100% बढ़ जाते हैं और उन्हीं इलाकों का सफ़र करते हैं। और फिर क्या होता है, आप पिछले 1 माह में देख लें कि कहाँ पर हादसा हुए, पूरी फैमिलियाँ जो है वो उसमें गर्क हो गई, डूब गई हैं, लाशें तक उनकी वो काफ़ी दिनों के बाद मिली। तो हमारा भी इतना कसूर है कि हम इन ऐसे हालात में ख़ुद को कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, आप मौसम एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन आपकी जान से बढ़कर कोई चीज़ कीमती नहीं है। हुकूमतों की बात है तो सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू की टीमें जो मुकामी तौर पर वहाँ बैठी होती हैं वही काम करती हैं। एनडीएम में और सूबाई जो इब्राहिम या पीडीएम में उनका कोई बड़ा किरदार नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। इन तमाम अदारों को फौरी तौर पर ख़त्म करके इन तमाम जो अफसरान हैं जो किसी महकमे से अगर आए हैं तो उनको वापस भेजा जाए, डेपुटेशन पर अगर हैं, अगर नहीं है तो इन तमाम अफसरान को, एहलकारों को फारिग करके अगर हुकूमत कहीं और एडजस्ट कर सकती कर दे, वरना इदारों की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों कि किसी भी पाकिस्तान के किसी कोने में ये अदारे ना पहुंचे हैं और ना ही पहुंच सकते हैं। और मुनीर में हुआ था, पूरा गांव डूबा, तो इस एनडीए ने वहां पर क्या किया बताएं मुझे आप? किसी को एक पानी की बोतल फराहम की, किसी को शेल्टर दिया? नहीं है। तो मुकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत और उसके बाद जो मुकामी रेस्क्यू इदारे थे उन्होंने किसी हद तक काम किया। इतने बड़े बड़े पत्थर से जिसको हटाना है, एक मशीनरी के अलावा किसी बस की बात नहीं थी, तो उसने एनडीए में क्या किरदार क्या किया? कुछ भी नहीं, सिर्फ फंड इकट्ठे करते हैं। हुकूमत भी वही करती है कि वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ स्कीम खोल दी,
कि पैसे जमा कराओ जी, और पैसे आते हैं कहाँ जाते हैं किसी को आज तक पता नहीं चला। सही कहा सर आपने, बहुत किसकी जेब में जा रहे शुक्रिया। हैं। चलें शकील करार साहब, आपका इस पे पॉइंट आ चुका है। इस वक्त सदार फैजान आपकी तरफ आना चाहूंगी सर। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें, छतें, दीवारें गिरने से 12 अफराद जो हैं वो जाम बहक हो चुके हैं और 15 अफराद जो हैं वो जख्मी हैं। सर ये अभी तो मानसून जो है वो प्री मानसून है, अभी तो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, अभी तो आगे चल के हालात और ख़राब होने हैं, मतलब अभी आगे चल के और बारिशें होनी हैं, तमाम तर चीज़ें हमारे सामने आनी है। सर पिछले साल भी बहुत तबाही आई थी खैबर पख्तूनख्वा में, उसके साथ देखें एक पूरा गाँव मुझे याद पड़ता है कि तबाह हो गया था जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था। सर ये भी बताइएगा, सो उस टाइम अली अमीन गंडापुर थे गालिबन, सो क्या इकदाम किए गए थे या अभी की जो गवर्नमेंट है वो क्या तैयार है इन तमाम तर चीज़ों के लिए? बहुत शुक्रिया मिस्टर काशा। देखें आपने जो गांव का नाम लिया वो बुनीर गांव था। बुनीर में क्लाउड बर्स्ट हुआ था और वहाँ पे इस किस्म की तबाही हुई थी और पाकिस्तान के इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का वो गांव है और वहाँ से वो इलेक्शन जो है जीते थे। तहरीक इंसाफ हर हुकूमत जो है, चाहे वो पंजाब की है, मरकज की है, वो एक अलर्ट जारी कर देते हैं, लोगों को कह देते हैं कि लैंडस्लाइडिंग होने वाली है, मानसून है, सैलाबों का खतरा है, दरियाओं से दूर रहें। लेकिन इसके लिए अमली इकदाम जो हैं वो हमने कहीं पे भी आज तक नहीं देखे। देखें 2022 में कोई 1700 के करीब लोग जो हैं जहाँ बहक हुए, 2023 में 160 के करीब हुए, इसी तरह 2000 पिछले साल जो है 1000 से ज्यादा लोग जो हैं इसमें जहाँ बहक हुए हैं और पूरा मुल्क जो है वो फिर सैलाब की नजर हो जाता है। तो इसके लिए कुछ हुकूमतों को चाहिए कि कुछ सिर्फ आपको अलर्ट नहीं जारी करना, आप लोगों को चाहिए कि मोबाइल के जो अलर्ट्स हैं हमने नहीं देखे, आपके मोबाइल पे भी नहीं आया होगा कोई इस किस्म के अलर्ट। और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे रेडियो के जो सिस्टम है, वहाँ पे जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे जो आम ट्रैवल नहीं करते, जो जितनी भी इंतजामिया है, वहाँ पे उन तक मैसेज किस तरीके से पहुंचाया जाए कि उन तक जो है मैसेज पहुंचे और वहां से उनको जो है वो बाहर निकाला जाए, ताकि उनकी जानें जो हैं वो काफी कीमती जानें हैं, उनको भी बचाया जा सके। और साथ ही उसके लिए जब भी फ्लड आता है, कोई इस किस्म के वाकयात होते हैं, उसके बाद आप देखें कई दिनों बाद जो है वो कैंप्स बनाए जाते हैं। ये जैसे ही ये मानसून का अलर्ट जो है जारी हुआ, उसके फौरी बाद जो है हमने कहीं पे भी नहीं देखे कि कैंप जो है वो कायम किए गए हों, ना हमने सुना है, ना हुकूमत ने बताया है कि हमने यहाँ पे ये कैंप्स कायम किए हैं। वहाँ पे अदवायात, खुराक, पानी, तमाम चीजें जो हैं वो लोगों को मुयस्सर हैं। तो तभी एक शख्स जो है वो अपना घर बार जो है वो छोड़ के बाहर निकलेगा जब आप उसको दूसरी जगह पे कोई मुतबादिल जगह देंगे। तो इस किस्म के कोई इकदाम जो है वो हुकूमत को उठाने चाहिए, तभी जाके जो है कुछ न कुछ लाइफ सेविंग जो है वो हुकूमत कर सकती है। इसके अलावा ये अलर्ट जारी करना, मीडिया पे प्रेस रिलीजेस जारी करना, इससे जो है ये हुकूमत का ये जो और साथ ही एनडीएमए और पीडीएमए का जो आपस में इश्तराक है, इनके जो इंतजामिया है, फिर इनके जो जिले इंतजामिया या रेस्क्यू 1122 और दीगर जो इदारे हैं और पाक फौज को हेल्प लेके इनको ये तमाम चीजें जो हैं वो पहले से तय करनी चाहिए, ना कि एक जगह पे एक वाकया हो जाता है और उसके बाद जो है इमदादी टीमें वहां पे पहुंचे। पहले से जब हुकूमत को पता होता है, ये लोग अलर्ट जारी करते हैं कि इस इलाके में सैलाब का खतरा है, इस इलाके में क्लाउड बर्स्ट का खतरा है, तो उस इलाके में पहले से इमदादी टीमें क्यों नहीं भेजी जाती कि एक जगह पे वाकया होने के बाद हुकूमत जो है वो जाती है और उस इलाके में अपनी इमदादी टीमें जो हैं वो रवाना करती है। तो ये तमाम चीजें जो यही तो मसला है, यही तो मसला है सरदार फैजान साहब। किनारे तजावुज़ात हैं, उसका खात्मा जो है वो हर साल हम सैलाबों के बाद देखते हैं कि तजावुज़ात के खिलाफ हुकूमत जाग जाती है, एक महीना दो जो है उस पे काम करती है, उसके बाद कुछ फिर उसको भूल जाती है ना। और जिस सूबे में सर, जिस सूबे में ये चीज़ें होती हैं, कोई इस तरह का हम देखते हैं कोई आफत इस तरह की आती है, सो फिर उसी हुकूमत को ब्लेम किया जाता है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया जाता अमली तौर पे। सही कहा आपने, कुछ देखने को मिलता भी नहीं है, अलर्ट जारी कर दिया जाता है, अमली तौर पर कुछ नहीं होता। अली इमरान साहब, उसके साथ साथ सर ये हुकूमतें क्यों इतनी गैर संजीदगी दिखाते हैं? मतलब अवाम के जो हुकूक उनको देने वो तो दे नहीं पा रही हैं, फिर इस तरह के मामलात में भी सर इतनी गैर संजीदगी, क्या कहेंगे इस पर? ये हुकूमतें आकाशा, ये हुकूमतें जो आपने कही है ना, पहले तो मैं ये जरा आपको बताऊं कि ये हुकूमतें हैं कौन सी।
ये वही हुकूमतें हैं जो पिछले 50 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। पहले भुट्टो साहब आए और उसके बाद फिर गैर जमाती इलेक्शन, और फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो, फिर शहबाज शरीफ, फिर बेनज़ीर भुट्टो, फिर शहबाज शरीफ, एक बीच में फौजी दौर आया, फिर उसके बाद नवाज शरीफ, और फिर ये चलते हुए यहाँ तक हम पहुंचे। देखें आकाशा, दुनिया में जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको प्रॉब्लम को ट्रबल शूट किया जाता है, उसका हल ढूंढा जाता है और उसको मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हल किया जाता है। मुझे आप ये बताएं कि अगर पाकिस्तान की, अब आपने तो ये यहाँ से मैं एक जरा और बात बीच में ले लूंगा, आप सैलाब की बात कर रही हैं। आप पहले मुझे ये बताएं आप किस सैलाब की बात कर रही हैं? सैलाब पाकिस्तान में महंगाई का आ चुका, जुडिशरी को तबाह करने का सैलाब आ चुका, अवाम की भूख और अफलास का सैलाब यहाँ पर आ चुका, आपकी गंदम स्कैंडल का सैलाब यहाँ पर सर, आप सही कह रहे हैं, आप बजा कह रहे हैं, लेकिन मैं उस सैलाब की बात कर रही हूँ जो लोगों को बहा कर ले जाता है, उनकी जमा पूंजी को बहा कर ले जाता है, और सर अरसा दराज तक वो चीजें ना उनकी लाशें मिलती हैं और ना वो लोग कभी दोबारा देखने को मिलते हैं। अच्छा आकाशा, मुझे ये बताएं कि ये मसाइल किन्होंने हल करने थे? इन लोगों ने हल करने थे ना, कि जिनको बार बार अवाम, चलें अवाम का नाम ले लेते हैं, ये मजलूम बोकी नंगी अवाम की बात कर लेते हैं, कि ये इनको लेकर इक्तदार में बार बार आए। क्या इन्होंने कभी भी? सर तो 13 साल से सर केपीके में आपको भी तो लेकर आई ना सर, आपने क्या क्या? चले हम पूरी अब नहीं बात करें हुकूमत की, हम सिर्फ केपीके गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। सर पिछले साल आपने देखा कि बुनेर जो गाँव था किस तरीके से तबाही वहां पर हुई थी, उस पर आप लोगों ने क्या कर लिया? अच्छा मुझे बता दें, देखें अभी ये सारे मेरे पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं, पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, देखिए जो क्लाउड बस्ट होता है ना, उसका जो क्लाउड बस्ट है वो उस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। वो कोई भी हुकूमत और दुनिया का कोई भी खिताब, क्यों देखिए जब एक जगह पर एक बादल है और वो अचानक फट जाता है बादल आसमान पे, तो बजाय बारिश की सूरत में एक एक कतरा नीचे आने के, वो पूरे का पूरा पानी का जो ऊपर वो आपका पूरा नीचे आ जाता है, तो उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। बाकी सही कहा सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने सही कहा कि क्लाउड बर्स्ट जो है ऐसी चीजें हो जाती हैं, कुदरती आफात है, ये आ जाती हैं, इसमें किसी भी हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद आप मुझे बताएं, केपीके में जब बुनेर में ये वाकया हुआ था उसके बाद आपने क्या किया था? काशा मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जो क्लाउड बस्ट है ना उस पे वो कोई सैलाब नहीं आया कि वहां पर अगर कोई सैलाब किसी जगह से किसी दरिया से कोई पानी आना था तो पहले वहां पर अलर्ट किया। वो क्लाउड बस्ट एक जगह, जैसे हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, जैसे आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आसमान पे अगर बादल आ जाते हैं तो बादलों का जो कुदरती तरीका नीचे गिरने का वो एक एक कतरा करके गिरता है, लेकिन अगर वो अचानक ही बिल्कुल सारा नीचे आ जाए तो उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो कुदरती आफात है। हाँ, जहां पर बात करते हैं हम सैलाब की, तो देखें अगर सैलाब की आप बात करते हैं तो ये तो टोटल वफाक के हाथ में। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये इसको मैनेज कौन करता है? ये किसको रिपोर्ट करती है? वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट करती है। और ये कब से बना हुआ इदारा, इसको आज 20 से 25 साल हो गए ये इदारा बना हुआ है। क्या इस इदारे ने आज तक केपीके, पंजाब और बलोचिस्तान या सिंध में कभी भी कोई प्लानिंग दी है कि हम जब सैलाब के दिन होंगे, जब सैलाब आएंगे तो जिन जिन इलाकों से ये सैलाब गुजरेगा वहाँ के जो लोग हैं, जैसे सरदार फैजान साहब ने कहा कि जिन जिन इलाकों से ये सैलाब गुजरेगा वहाँ पर हमने क्या मुतबादल बंदोबस्त करने हैं लोगों को बचाने के लिए? देखिए ना, ये तो अब सैलाब तो आएगा इसलिए कि पानी ऊपर इंडिया की तरफ से नीचे आता है और इंडिया कभी पानी आपके सामने है कि वो पानी को एकदम खोल देते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरा सैलाब के अंदर डूब। सही कहा सर, आपने अभी जारियत उस तरफ से होती है। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें, छतें, दीवारें गिरने से 12 अफराद जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं और 15 जख्मी हैं। सो मेरा सवाल कि ये जो लोग जो जाम बहक हो गए हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, इनके खून का बदला हम किससे लेंगे? मतलब जो हालात होते हैं जब सैलाब आता है, माना कुदरती आफत है, ये तमाम तर चीजें हो जाती हैं, लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद ये हुकूमतें क्या करती हैं, इन्हीं अवाम के लिए क्या करती हैं? क्या अगले साल का इंतजार किया जाता है? यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। शकील करार साहब, हम बात करते हैं जब बजट में सेहत के हवाले से या तालीम के हवाले से, तो उस पर फिर बहुत ही ज़्यादा हमें नदामत का सामना करना पड़ता है। भारत में नौजवानों की काकरोच जनता पार्टी की तहरीक जो है वो इस वक्त जोर पकड़ चुकी है। नौजवान मोदी से इस्तीफा लेने दिल्ली पहुंच गए हैं। आप देखिए कि माजरा क्या था सर, भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में 20 लाख से ज़्यादा तलबा मेडिकल एंट्री टेस्ट का पर्चा लीक होने और इम्तहानात मनसूख होने के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। इस पर थोड़ी सी सर नज़र दौड़ाइएगा।
आकाशा अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो इनका जो पेपर लीक्स हुए थे तो उससे तकरीबन 22 लाख से ज़ायद तलबा जो है मुतासर हो रहे थे और अब तक की इतलात के मुताबिक 20 से ज़ायद जो है वो तलबा इस हवाले से खुदकुशी कर चुके हैं कि उनका मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। और जो मोदी की हुकूमत है वो इतनी हरदर्मी दिखा रही है कि वो अब तलबा के ऊपर सरकारी जो है वो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन तलबा को मार रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस कर रहे हैं। वो तलबा जिनका मुस्तकबिल पहले ही पेपर लीक होने के बाद दाव पर लग चुका था और उसकी बेहिस्सी और हरदर्मी की बाद अब जो काकरोच पार्टी है उसने बाकायदा तौर पर अब नरेंद्र मोदी को एक इम्तिहान में डाल दिया है, उनको एक कटहरे में ला खड़ा कर दिया है और मुतालबा किया जा रहा है कि वो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे और हुकूमत जो है वो किसी और के हवाले की जाए। यानी कि जो मोदी सरकार है वो इतनी बेहुस हो चुकी है कि उसको अपने नौजवानों की जो कि 22 लाख से ज़ायद बताए जा रहे हैं उनका मुस्तकबिल दाव पे लग चुका है, लेकिन मोदी की हुकूमत की तरफ से कोई काबिल अमल मनसूबा, कोई काबिल अमल इक़दाम सामने नहीं आ रहे हैं। तलबा सरापा एहतजाज है और सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन बजाय हुकूमत उनसे मुज़ाकरात करके बातचीत करके एक मसले का हल निकाले, लेकिन वो उल्टा उनके ऊपर जुल्म कर रही है, उनको मार रही है, उनको ज़ख्मी कर रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तहरीक तलबा ने शुरू की है मुमकिन तौर पर जो हालात वहाँ नज़र से इतलात आ रही है कि ये फिर पूरे भारत में फैल सकता है और एहतजाज का हालात सख्त हो सकते हैं, मोदी हुकूमत खराब हो के सकते हैं और नरेंद्र मोदी को फिर वाकई इस्तीफा देना पड़ जाएगा। चलें सर, बहुत शुक्रिया, आपका इस पे पॉइंट आ चुका है। तारिक सुमैर साहब, वो जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, उनका कहना है कि बहुत से खानदान के जो बच्चों की इम्तिहानी तैयारी के लिए अपनी ज़मीनें बेच देते हैं और कर्ज लेते हैं। क्या समझते हैं आप कि 20 लाख तलबा के मुस्तकबिल का दाव पर लगना भारत की जो एक तालीमी निज़ाम है और शफाफियत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है इस वक्त बन चुका है? जी बिल्कुल जी, आपको पता होगा चंद माह कबल ये पार्टी बनाई गई थी, काकरोच जनता पार्टी, नौजवानों ने उसमें, और एक जज साहब के ऐसे ही रिमार्क्स उन्होंने दिए थे अदालत के अंदर कि ये नौजवान बेकार हैं, फिरते रहते हैं, ये हैं, तो उस पर रिएक्शन में ये बनी थी। अभी इसका मैसेज जो है पूरे इंडिया में तकरीबन फैल चुका हुआ है और जो उन्होंने नई दिल्ली के अंदर एहतजाज किया है, बड़ा भरपूर एहतजाज किया है। और कल मैंने उसकी जो फुटेज देखी है, वीडियोस देखी हैं, पुलिस ने जिस अंदाज में उन पर तशद्दुद किया है और आंसू गैस की शेलिंग की है, वाटर शेलिंग, वैसा सर आपने कभी भी नहीं देखा? नहीं, मैं देखी है और भी, लेकिन उस अंदाज होता है कि स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट मूवमेंट चलती रहती हैं। पाकिस्तान के अंदर भी अयूब खान के दौर में बड़ी कामयाब स्टूडेंट मूवमेंट चली थी और उसमें उसके में जो लीडरशिप उभरी थी, बाद में कौमी सतह के वो लीडर बने। तो वहाँ अब देखने में ये तब्दीली आ रही है कि जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है कांग्रेस, वो इन तलबा के हक़ में मैदान में निकल आई है। उन्होंने वहाँ एहतजाज किया है, वहाँ आके वो शिरकत किया है, उनसे यकजहती का इज़हार किया है। सर अपोजिशन जमात कांग्रेस, अपोजिशन जमात कांग्रेस के बड़ी अपोजिशन जमात है। अगर कोई वहाँ चेंज आती है तो वो अपोजिशन की बड़ी जमात है किसी वक्त भी। इस वक्त जो अददी अक्सरियत है वो उसमें नरेंद्र मोदी नंबर 1 पे हैं। उन्होंने हुकूमत बनाई है, थोड़ी सी कोलिशन, 1-2 पार्टनर्स उनके साथ हैं, और लेकिन उसकी जो पॉलिसियाँ हैं, हिंदुत्व की पॉलिसियाँ हैं, उसकी वजह से वो हिंदुओं के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी अभी तक नरेंद्र मोदी की बरकरार है। लेकिन अक़लियतों के साथ जो जुल्म है उसके, मुसलमान तो हैं ही हैं वहाँ पे, जो और भी जो उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। कांग्रेस के जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ हैं, सिख उनके शिकवे करते रहते हैं, और सिखों की तहरीक खालिस्तान की आपको पता है दुनिया भर में फैली हुई है और वो रेफरेंडम भी कराते रहते हैं। तो इसमें कोई वहीद नहीं कि उनको कोई परवाह नहीं नरेंद्र मोदी को कि 20 लाख हो, 50 लाख भारतीय नौजवानों का मुस्तकबिल अगर एक पर्चा लीक हुआ है उसकी इंक्वायरी करें, दोबारा वो उसको अरेंजमेंट करें। चलें देखते हैं इंक्वायरी होगी या नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है। अली इमरान साहब, पुलिस ने ऐसा लाठी चार्ज किया सर, उन स्टूडेंट्स पे दिल दहल गए हैं, और वहाँ की जो इस वक्त की सही जो मजबूत अपोजिशन जमात है कांग्रेस, उन्होंने इन मुजाहिरीन के साथ मिल के एहतजाज करने का एक ऐलान जो है सर वो भी हमारे सामने आया है। क्या कहेंगे इस पे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के आपके दिल दहले, हमारे दिल दहले। काश के ये जो हम सब लोग उन दिल दहलने की बात करते हैं, पाकिस्तानी अवाम पर भी जिस तरह 9 मई के बाद से लाठीचार्ज, गोलियां और जो जुल्म हो रहे हैं उस पर भी हमारे दिल
दहल देने चाहिए। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। देखिए, इंडिया एक बड़ी डेमोक्रेसी है। इंडिया का जो एक सेकुलर चेहरा था पूरी दुनिया में, वो मोदी के आने के बाद दागदार हो गया। मोदी ने जिस तरह अकलीतों के ऊपर जुल्म किए, खास तौर पर मुसलमान और फिर क्रिश्चियंस और फिर बाकी जो उनके अंदर इंडिया में बसने वाले लोग थे। आपको पता है कि इंडिया में इतनी ही मुसलमानों की तादाद होगी जितनी पाकिस्तान में मुसलमानों की तादाद है। तकरीबन 20 से 25 करोड़ मुसलमान इंडिया में बसते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि 40 करोड़, लेकिन रियल नंबर जो है वो 20 से 25 करोड़ है। तो देखिए, इंडिया की एक इंडिया भी उसी लाइन में चल रहा है जिस तरह बाकी पूरी दुनिया इस वक्त आप देखें ना कि पॉपुलरिज्म जो है वो हावी हुआ है सारी चीजों के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर। तो ये जो पॉपुलिस्ट होते हैं, जब ये पॉपुलिस्ट आते हैं तो फिर ये अपनी जो टर्म्स होती हैं उनको डिक्टेट करते हैं। ये जो अपनी बनाए हुए कानून होते हैं उनको डिक्टेट करते हैं, बजाय कि वो आइन और कानून की अमलदारी हो। यही हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से अगर एक पर्चा लीक हो जाता है, जैसे अभी तारिक सुमैर साहब ने कहा, तो इसमें क्या हर्ज थी कि आप दोबारा जो है वो एग्जाम्स कंडक्ट कर लेते, बजाय इसके कि एक माहिर तालीम जो सोनम वाजिद है वो खड़े हुए, जो माहिर तालीम है, जो इसके लिए बात कर रहे हैं कि आखिर ये क्यों हर साल जो मेडिकल के तलबा और तलबात हैं उनके पर्चे लीक होते हैं और फिर इम्तिहानात जो हैं वो उनको मुलतवी कर दिया जाता है और फिर काफ़ी अरसे के बाद दोबारा जो है इम्तिहानात का इनकाद होता है। तो इस दरमियान वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कितने उस प्रोसेस से गुजरते हैं कि आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। अगर एक शख्स ने 4 महीने या 6 महीने या 8 महीने लगा के तैयारी की और अचानक पता लगे कि पर्चा लीक होगा, फिर अगले 4 महीने उसको तैयारी करनी पड़े एग्जाम्स की और उसको पता भी ना हो, ऐसी अजानी की फेथ में हो कि दोबारा इम्तिहान कब होंगे, तो ये एक मसला है। ये सर ये एक मसला नहीं, ये बहुत बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। सरदार फैजान, जो मुजाहिरीन हैं वो वजीर तालीम के इस्तीफे का एक मुतालबा करते हमें नजर आ रहे हैं और वजीर तालीम पर इल्जाम है कि उन्होंने बदउनवानी और पर्चे लीक होने के सिलसिले को रोकने में नाकामी दिखाई है। सो वजीर तालीम साहब, ये नाकामी नहीं दिखानी थी आपको, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया मिस्टर काशा। देखें, भारत जो है वो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का अलमदार कहता है, लेकिन वो एक जमहूरी नहीं, एक आमरीयत है वहाँ पे। अगर हम देखें, भारत में 1989 से जो जम्मू कश्मीर की शोरश शुरू हुई अभी तक वो जारी है। फिर 2019 में उन्होंने आर्टिकल 370 लगाया। फिर खालिस्तान तहरीक जो है हम देखें 1980 से 1990 के दौरान जो है वो काफ़ी अरूज पे थी। नेक्सलिज्म देखें जो कि बिहार और ओडिशा में जारी है। फिर मणिपुर देखें कि मणिपुर जो कि एक आज़ाद रियासत चाहते हैं। इसी तरह आसाम तहरीक है वहाँ पे भारत में। फिर इसके साथ साथ हम देखें कि सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के लिए उन्होंने जो UAPA का कानून नाफिज किया है। फिर मुसलमानों और अक़लियत के लिए उन्होंने CAA का कानून जो है वो बनाया है। तो ये इस तरीके के कानून वहाँ पे बनाए गए हैं और इस तरीके की तहरीकें वहाँ पे चल रही हैं। तो एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या ये तहरीकें जो हैं क्या कामयाब हो सकती हैं? अभी देखें काकरोच सर कामयाब हुई ना, सर कामयाब हुई। इस एहतजाज की जो क़यादत है वो काकरोच जनता पार्टी नामी एक नुज़ायदा तहरीक 2026 में बनी थी और आप देख लें उसकी कामयाबी इस वक्त पूरे भारत को नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। शकील करार साहब और डॉक्टर इमरान साहब, सरदार फैजान साहब और तारिक सुमैर साहब। इसी के साथ अपने मेजबान आकाश यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।